सो देर हैव बीन दीज प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश जिनकी वजह से शेख हसीना तो इंडिया में आ गई, लेकिन अभी भी वहां पर अटैक्स नहीं रुक रहे। जितने आवामी लीग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पार्टी कैडर्स हैं, इनफैक्ट होटल्स हैं, सब पर अटैक हो रहे हैं। ऐसे ही एक होटल पर अटैक के टाइम पर 24 लोग उसके अंदर जिंदा जल गए। येस, दिस हैज बिकम वेरी ग्रूसम। इसको आप कहीं से कहीं तक डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते या नॉर्मल डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट नहीं बोल सकते, रादर इट कैन बी कॉल्ड एज मोबोक्रेसी, क्योंकि मोबोक्रेसी है, नो डाउट यहां पर है। लेकिन सवाल यही उठता है, आज बांग्लादेशी प्रेसिडेंट ने इनफैक्ट अनाउंस कर दिया कि हम इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जितने भी जेन जी प्रोटेस्टर्स हैं, मोस्टली जेनजीज ने इसको लीड किया है, ये सब डिमांड कर रहे हैं कि हमें पहले की तरह आर्मी का रूल कतई नहीं चाहिए, हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, इसके लिए भी तो आपके पास लोग होने चाहिए। तो यहाँ प्रेसिडेंट ने खालिदा जिया को रिलीज कर दिया। नाउ पीपल आर आस्किंग, ये जो ऑपोजिशन में बैठी है खालिदा जिया, इनका इंपॉर्टेंस क्या है फॉर बांग्लादेश? हु इज शी एज अ पर्सन एंड व्हाट इंप्लीकेशंस विल इट हैव फॉर इंडिया फोरमोस्ट? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1970s के एरा में, जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को रूल कर रहे थे। वहीं से इस प्रॉब्लम की जड़ यहां पर आती है। इनफैक्ट इनके कुछ डिसीजंस अगर यहां पर फॉल्टी नहीं होते हैं, ही इज द फादर ऑफ बांग्लादेश, लेकिन हर फादर के साथ कुछ ना कुछ हर फादर ने गलत डिसीजंस लिए होते हैं कभी ना कभी। तो अगर इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं लिए होते तो आज शायद बांग्लादेश का डेमोक्रेसी का जो टर्न है वो अलग होता और शायद खालिदा जिया भी आपको देखने को ना मिलती। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स दैट। लेकिन बिफोर दैट देखो, फाउंडेशन बैच है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी नहीं करवाई जाएगी, आपके लिए करंट अफेयर्स है, सीसैट है, एसए की बैचेस हैं, और इसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट आता है आप मेंटरशिप अवेल कर सकते हो। मेंटर्स हैं ऑफलाइन सेंटर्स में जो कि आपके किसी भी डाउट को एनी टाइम कैटर करते हैं, तो आप कभी भी आकर विजिट कर सकते हो। तो कोई भी एज सच आपको प्रॉब्लम हो, वी आर हियर। और ये आपकी जो इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन बैच है ये करोल बाग में चलेगी, एज ए हिंदी मीडियम की मुखर्जी नगर में चलेगी, और इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स की प्रयागराज में चलेगी। तो इन तीनों के बारे में अगर आपको इंक्वायर करना है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको क्लिक कर सकते हो, या फिर आप सेंटर्स को भी विजिट कर सकते हो। आपके ओवरऑल एक काउंसलिंग मिल जाएगी एग्जाम के हिसाब से, और ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका अगेन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो ऐप से आपको अलग अलग डिटेल्स यहाँ पर सारी अवेल हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए 1970s में जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और शेख मुजीबुर रहमान का एरा था, अब यहाँ ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं थी। देखो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, कुछ यहाँ पर फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स आते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पर क्राइसिस आने लग जाता है, चैलेंजेस आने लग जाते हैं। ये इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर फेमाइन होता है और इसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉब्लम में आ जाती है और लोग मुजीबुर रहमान से गुस्सा हो जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये क्या करते हैं, नेशनलाइजेशन के बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन ये पॉलिसीज भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं लाती हैं। साथ साथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इसके साथ साथ चलता जाता है कुछ स्टेक होल्डर्स की वजह से। सो दैट्स व्हाई ही इंपोजेस अ 3 month इमरजेंसी। अब जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो मुजीबुर रहमान खुद बांग्लादेश की लोगों की नजरों में यहाँ पर विलन बन जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो इनकी लाइफ के ऊपर थ्रेट्स बढ़ जाते हैं। अब इनका असैसिनेशन हो जाता है। एक बार इनका असैसिनेशन हो जाता है तो एक पावर टसल यहाँ पे परस्यू करती है। जो लीडर बनाए जाते हैं अगले, वो यहाँ पर अगेन डेमोक्रेसी को क्रश करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का रोल भी आ जाता है, आर्मी का रोल भी आ जाता है। अब इसके बाद एक मिलिट्री जनरल है जो इस पूरे टसल में विक्टोरियस निकलते हैं, जिनकी पावर सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, एंड ही इज जियाउर रहमान। तो अब देखो जियाउर रहमान लीड्स द कंट्री। इनके ऊपर 21 अटेम्प्ट्स होते हैं इनकी लाइफ पर, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे बच जाते हैं हर एक अटेम्प्ट में, और 1981 तक ये जैसे तैसे सर्वाइव करते हैं। अब उस टाइम पीरियड पर ये लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये अपनी एक जातीय सरकार नाम की एक पार्टी निकालते हैं, और उसको इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं सरप्राइजिंगली। तो लोगों को पता तो सब कुछ हो रहा होता है। दैट्स वाई इस टाइम पीरियड पर जो आवामी लीग है मुजीबुर रहमान की पार्टी, वो यहाँ पर इनके लिए प्रोटेस्ट करती है इनके खिलाफ, और इलेक्शंस में उतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करती, ये कहते हुए कि एनीवेज वोट लीक्ड है। अब 1981 में ये किल कर दिए जाते हैं जियाउर रहमान। इनके ऊपर बहुत सारे लाइफ के थ्रेट्स थे। अब उसके बाद अगेन मिलिट्री टेक ओवर कर देती है पावर टसल के बाद, और यहाँ पर जनरल इरशाद जो है वो पावर में आ जाते हैं। और जब ये पावर में आ जाते हैं तो जो इनकी बनाई हुई पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जियाउर रहमान की, और जो यहाँ पर अवामी लीग है मुजीबुर रहमान वाली पार्टी, दोनों कहीं ना कहीं
प्रोटेस्ट करेंगी अब आर्मी रूल के खिलाफ, क्योंकि दोनों को पता होता है कि दोनों का काम जब तक मिलिट्री है तब तक नहीं चलने वाला है, और यही चलता रहता है। एक दो इलेक्शंस में आवामी लीग पार्टिसिपेट करती है, बट बीएनपी मोर और लेस यहाँ पर विड्रॉन रहती है, और क्योंकि बीएनपी का एक सपोर्ट बेस हो जाता है, यहाँ इस टाइम पीरियड पर एक इस्लामिक आइडेंटिटी का रोल होता है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी और ओवरऑल बांग्लादेश में, जो बहुत क्रूशियल होता है, और इसको बीएनपी बहुत अच्छे से मोबिलाइज करती है। दैट्स वाई 1991 में पावर में आ जाते हैं। तो 96 तक बीएनपी की सरकार रहती है। अगेन अब जब इलेक्शंस होंगे ऐसा कुछ होगा तो आवामी लीग उसको प्रोटेस्ट करेगी कि ये कुछ फेयर नहीं हो रहा है। फिर 96 से 2001 तक आवामी लीग की सरकार रहेगी, बीच में 12 दिन की दोबारा बीएनपी की सरकार आती है, बट अगेन दैट इज नॉट क्रूशियल। अब फाइनली जब 2001 टू 2006 में ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और खालिदा जिया की सरकार आती है, तब मेजर प्रॉब्लम आती है। देखो खालिदा जिया, शी इज द विडो ऑफ जियाउर रहमान, लेकिन इनकी जो आइडेंटिटी है ये राइट सिंस जियाउर रहमान के टाइम से इस्लामिक आइडेंटिटी पाकिस्तान से लिंक्ड है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव फेवर्ड इवन द नॉन स्टेट एक्टर्स एट इंटरनेशनल लेवल इनसाइड बांग्लादेश। ये इस टाइम पीरियड पर चाहे लश्कर तैयबा हो, अलकायदा हो, इनको इन्वाइट करते हैं बांग्लादेश में, और अब बांग्लादेश से जो टेररिस्ट हैं उनका यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है इस टाइम पीरियड पर, जो इंडिया को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो अब आप समझ ही पा रहे होगे, अगर इस इंटरिम गवर्नमेंट में खालिदा जिया का रोल आता है तो अगेन यही इस्लामिक जो एंगल है ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इनफैक्ट इनका बेटा भी 2008-9 से उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और दैट्स वाई वो बाहर रह रहा है यूके में। तो एक तो करप्शन का एंगल है और उसके साथ साथ यही इस्लामिक आइडेंटिटी का एंगल है। शायद इसीलिए ये प्रोटेस्ट जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का रोल जरूर है। सिर्फ और सिर्फ एक रिजर्वेशन का मुद्दा, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो स्टूडेंट्स के लिए और ओवरऑल जनता के लिए, इतना ज्यादा नहीं भड़क सकता कि यहाँ पर जो उनके लीडर हैं, उनके जो हेड हैं गवर्नमेंट की, उसको इंडिया में आना पड़े। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल मोटिवेशंस, चाइना, पाकिस्तान, इवन टू सम एक्सटेंट यूएस क्या रोल रहा होगा। सो लेट्स लुक आगे क्या होता है और इंडिया कैसे इस सिचुएशन को संभालता है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब पीपल, स्टे कनेक्टेड।